हेलो बच्चों, आप सबों का झारखंड ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां से एग्ज़ाम में सवाल आते हैं और यहां से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के सवाल आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है, यह किसने कहा था? तो रेनन ने कहा था। नेक्स्ट, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद उन्नत राष्ट्र के रूप में प्रकट हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद उन्नत रूप में प्रकट कब हुई? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही प्रारंभ हो चुका था। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद का बीजारोपण किस काल से प्रारंभ हुआ? तो यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही प्रारंभ हुआ। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास मुख्यतः फ्रांस की राज्य क्रांति से हुई। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किस क्रांति से हुई? तो फ्रांस की क्रांति से हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में निरंकुश राजशाही का शासन था। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में निरंकुश राजशाही का शासन था। फ्रांस में मध्य वर्ग के लोगों को बुजुर्गा वर्ग कहते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा बच्चों कि बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? तो फ्रांस में मध्य वर्ग के लोगों को बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति मध्यम वर्ग की क्रांति थी। नेक्स्ट, फ्रांस में ई स्टेट जनरल नामक संस्था का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल असेंबली किस संस्था का नाम बदल करके रखा गया था? तो ई स्टेट जनरल का जो संस्था था उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप में हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप में हुआ था तथा 1804 ईस्वी में वह फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। नेक्स्ट, वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में बुजुर्गा राजवंश पुनर्स्थापित हुआ तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस 1815 का मुख्य उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। सन 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि वियना कांग्रेस की मेजबानी किस शासक ने किया था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। नेक्स्ट, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकालकर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकालकर उसका वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। नेक्स्ट है, 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व वायुवृद्ध लफायते कर रहा था। तो यहाँ पे पूछेगा कि लफायते कौन था? तो 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था लफायते। चार्ल्स दसम ने पोलीगैनेक को प्रधानमंत्री बनाया और 1830 ईस्वी की क्रांति का समय फ्रांस के शासक चार्ल्स दसम था। और गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। 1834 ईस्वी में प्रासाग में एक शुल्क संघ जुवेराइन की स्थापना की। तो जुवेराइन की स्थापना कब हुई? 1834 में। और ये क्या था? तो एक शुल्क संघ था। 18वीं शताब्दी में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा था। जर्मनी में मेटरनिख ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश को जारी किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि मेटरनिख ने आंदोलन को कुचलने के लिए
कौन से दमनकारी कानून को जारी किया था? तो कालसवाद के आदेश को जारी किया था। विलियम प्रथम प्रशा का शासक था जिसने मंत्री बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। तो फ्रांस में बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को सौंपा गया? तो आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपा गया। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन कब किया गया था? तो 22 फरवरी 1948 ईस्वी में किया गया था। 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत किया। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि किस क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत किया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत किया। लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति की अवलंबन करते हुए सन 1848 में गिज्जो को प्रधानमंत्री बनाया। तो पूछेगा बच्चों कि 1840 में गिज्जो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया किसने? तो लुई फिलिप ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट है सर्डिनिया पिडमोंट का शासक विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काउंट काबूर को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? विक्टर एमेनुअल ने किया था। और ये कहाँ का शासक था? तो सर्डिनिया पिडमोंट का शासक था विक्टर एमेनुअल ने। इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि संपूर्ण यूरोप की समस्या किसने बनाया था? तो काबूर ने बनाया था। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया था। सिसपाइन गणराज्य, लिगुनियन तथा ट्रांसपेडेन, ये 3 गणराज्यों को गठित किया था नेपोलियन ने। नेक्स्ट है इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया था। यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने किया था। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेजनी के द्वारा कौन से 2 संस्था का गठन किया गया था? तो यंग इटली और यंग यूरोप। तो बच्चों इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ साथ में कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।